हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसके थर्ड वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो आप हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोलर फॉर्म, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफली में स्टडी करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं आर्गन प्लेन। हेडिंग हम लोग क्या लगाएंगे? आर्गन प्लेन। अब देखिए, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को लोकेट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या था? एक्सिस था। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो ये क्या हो गया? एक्सिस हो गया। इस पे अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना, सपोज करिए हमें पॉइंट लोकेट करना 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कुछ इस टाइप से लोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमको क्या? 4 5। ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इज इक्वल टू a प्लस ib का फॉर्म है, या z इज इक्वल टू x प्लस i y का फॉर्म है, तो अगर इस z को हमें लोकेट करना है तो क्या हम इसी एक्सिस में लोकेट करेंगे? नहीं, हम जिस एक्सिस में लोकेट करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन प्लेन। यानी ये क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है, और ये क्या है? ऑर्गन प्लेन है। होगा इसमें भी एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्गन प्लेन। और ये किस टाइप का होगा? देखिए, ये हो गया हमारा एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई। अब अगर हमें कहीं पे एक पॉइंट है जो कि a प्लस आई बी है, या x प्लस आई वाई है, क्या है? x प्लस आई वाई है, ये है z, और इसे हमें आर्गन प्लेन में दिखाना है। तो हम z इज इक्वल टू क्या दिखाएंगे? x प्लस आई वाई। यानी ये अगर पॉइंट x y है, सपोज करिएगा ये x y पॉइंट है, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस आई वाई। इसका मतलब हुआ कि ये वाली कंडीशन जो है, ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वो यहाँ पे x, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो x और y वाले केसेस में जब ये पॉइंट है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट कर रहे हैं तो x प्लस y आएगा, और x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। ये क्या होता है? रियल पार्ट। और i y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब है कि रियल नंबर को लोकेट करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रियल एक्सिस। और इमेजिनरी नंबर को लोकेट करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? इमेजिनरी एक्सिस। इसलिए हम आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस ना बोल के बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या नाम देंगे? रियल एक्सिस। क्यों? क्योंकि इस पे रियल नंबर लोकेट होता है। और ये जो वाई वाली एक्सिस है इसको हम लोग y एक्सिस ना बोल के क्या कहते हैं? इसको इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्सिस है, लेकिन कौन सा है? इमेजिनरी एक्सिस। और ये हो गया रियल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा x, और ये हो गया y। y के साथ देखिए क्या है? i है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x प्लस आई वाई। ये चीज समझ में आया? यानी ये हमारा कहलाएगा रियल एक्सिस, और ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। चलिए, अगर हम इसको नीचे हटा देते हैं, अगर हम लोग इस एक्सिस को कुछ इस टाइप से दिखाएं, अगर यहां पर कोई पॉइंट होता और ये पोलर फॉर्म में दिखाना होता, तो ये कहां पे था हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाएं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा y। तो z जो आएगा यहाँ पे x और y वाली कंडीशन में जो z होगा वो क्या मिलेगा? x। यानी देखिए, ये वाली कंडीशन पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये क्या है? नेगेटिव रियल एक्सिस, तो माइनस x। और ये है इमेजिनरी में पॉजिटिव, और ये है इमेजिनरी में क्या? नेगेटिव है। तो माइनस x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? आई वाई। यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो किस फॉर्म का होगा? x प्लस
आई वाई का फॉर्म होगा। अगर उसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, कहां पे दिखा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो किस फॉर्म का होगा, -x प्लस आई वाई का फॉर्म होगा। अगर हम इसे थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, तो अगर इसी को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएं ऐसे, यहां पे ये P पॉइंट है और या Z है, Z की वैल्यू क्या होगा, तब यहां पे अगर ये प्लेन होगा तो ये वाली कंडीशन देखिए, ये रियल x है और रियल x है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव। ये है रियल एक्सिस, लेकिन क्या है, नेगेटिव। ये है इमेजिनरी एक्सिस, लेकिन क्या है, पॉजिटिव। ये है इमेजिनरी एक्सिस, लेकिन क्या है, नेगेटिव। तो इस केसेस में जब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला जो z होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस पॉइंट पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे नेगेटिव, तो -x माइनस आई वाई का फॉर्म होगा। कैसा होगा, -x माइनस वाई। लेकिन अगर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो z इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा, अब देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, यानी x माइनस टू आई वाई। तो हमें चार कंडीशन मिलेगा, यानी जब हम आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्लेन में दिखाया जाता है, आर्गन प्लेन में। और ऐसे जैसे मान लीजिए 2 3 है, उसको कहां दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में। लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम कहां दिखाएंगे, आर्गन प्लेन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x प्लस आई वाई का फॉर्म होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में -x प्लस आई वाई का फॉर्म होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में -x माइनस आई वाई का फॉर्म होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x माइनस आई वाई का फॉर्म होगा। अच्छा, इसको इरेज करते हैं। आगे देखिए इससे रिलेटेड टॉपिक, कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। आर्गन प्लेन के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। हमने आर्गन प्लेन पढ़ लिया, हम बात करते हैं मॉडुलस की। ठीक है, अगर हमें मॉडुलस निकालना है, देखिए अगर z a प्लस ip का फॉर्म है, तो इस कंडीशन में मॉड z की वैल्यू क्या मिलती है, अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए थे ना, कि मॉडुलस z की वैल्यू को क्या मिलता है, अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आता है, मॉड z की वैल्यू अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, p एक पॉइंट है, या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है, x और आई वाई, x और y। ये समझिएगा, इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट है x y, और इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x प्लस आई वाई। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। अगर ये x y है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस हमको x मिला होगा और ये वाली डिस्टेंस हमको y मिली होगी। भाई जब हम किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे इंडिकेट करते हैं, अगर ये px y, इसका मतलब ये x हुआ होगा और ये क्या होगा, y हुआ होगा, तभी हम यहाँ पे क्या पूछेंगे, x y। अब चूंकि अगर ये एक्सिस की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम आर्गन प्लेन की बात करें तो ये रियल एक्सिस हो जाएगा और ये इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, और ये y क्या हो गया, i के साथ, y इमेजिनरी मतलब i के साथ, तो x प्लस आई वाई से दिखा देंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर ये x है और ये y है, तो अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें, तो देखिए मॉडुलस मतलब क्या होता है, हम ये ओरिजिन से इस p पॉइंट, जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, OP। इसको हम O मान लेते हैं, ओरिजिन को क्या मान लेते हैं, तो हम डिस्टेंस ऑफ OP निकालेंगे। तो OP क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस, ये बेस है परपेंडिकुलर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा ना, तो OP स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OP इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये OP क्या कहलाता है, मॉडुलस z। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उस
कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो होता है वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ओरिजिन का उस पॉइंट से डिस्टेंस ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। क्लियर हो गया? ओरिजिन से उस पॉइंट का, जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट का डिस्टेंस ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है? मॉडुलस कहते हैं। मॉड z इज इक्वल टू ओपी, आप ओपी से डिनोट किया इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक टॉपिक और हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट क्या है? देखिए कॉन्जुगेट वाली कंडीशन में पढ़ा था कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ib तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? z बार, और z बार इक्वल टू हो जाएगा a माइनस i। यही था। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a प्लस ib है तो उसका कॉन्जुगेट हमको क्या मिलेगा? z बार, और z बार की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? a माइनस। अब क्या z बार यानी कॉन्जुगेट, अगर हम ऑर्गन प्लेन में कॉन्जुगेट के बारे में मॉडुलस को समझ गया कि ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ द सेट। लेकिन कॉन्जुगेट क्या होता है? तो देखिए इसको रेस करते हैं, ठीक है? आपसे नोट वीडियो को पॉज करके नोट करके रखिए। तो अब अगर हम फिर से ऑर्गन प्लेन बनाए और यहाँ पे कोई पॉइंट मान ले P जिसका कोऑर्डिनेट था x y और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस i y, ठीक है? तो कॉन्जुगेट क्या होता है? ये जो P पॉइंट है इसका हम मिरर इमेज फाइंड करेंगे। मिरर इमेज का मतलब है जस्ट अब इसको जैसे मान लीजिए एक पेज में लीजिए और इस टाइप का इसको टर्न कर दीजिए। टर्न करेंगे तो कहां पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे ऐसे। तो आप देख रहे हैं x प्लस i y है, ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज कहां पे बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पे बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है? तो z इज इक्वल टू x माइनस i y टाइप का होता है। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट आपको क्या मिलता है? प्लस माइनस ना, तो रियल पार्ट प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस, तो x माइनस i y हो जाएगा। और यही क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है कॉन्जुगेट। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके ओरिजिन से उसके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है और कॉन्जुगेट उस पॉइंट का मिरर इमेज होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई है तो उसका मिरर इमेज निकालें तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस i y। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता z इज इक्वल टू, यहां पे हमको क्या मिलता? माइनस x प्लस i y। तो अगर हम इसका मिरर इमेज निकाले, समझिएगा, इसका मिरर इमेज निकाले हमें क्या मिलेगा? कुछ यहाँ पे मिलेगा और ये हमें क्या देगा? माइनस x माइनस i y देगा कि नहीं देगा? माइनस x माइनस i y होगा। तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये भी, अगर ये p है तो ये p डैश मान लेते हैं, और ये q है तो इसको हम क्या मानते हैं? q डैश। यानी p का मिरर इमेज p डैश है तो p डैश का मिरर इमेज क्या है? p है। q का मिरर इमेज अगर q डैश है तो q डैश का मिरर इमेज क्या मिलेगा? आपको q मिलेगा। अगर x प्लस i y है तो इसका कॉन्जुगेट x माइनस i y, या x माइनस i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हमको मिल जाएगा x प्लस i y। माइनस x प्लस i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा माइनस x माइनस i y। ये कॉमन नहीं है, माइनस x माइनस i y। और अगर माइनस x माइनस i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा? माइनस x प्लस i y। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि आर्गन प्लेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करने वाला प्लेन, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन के थ्रू हमने पढ़ा क्या? मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और वो क्या मिलेगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है? कॉन्जुगेट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फोर्थ पे बनता है और थर्ड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज
सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड पे मिलता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का मिरर इमेज सेकंड फर्स्ट पे और थर्ड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज कहां मिलेगा, सेकंड पे मिलेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसे शो कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक नया टर्म आया, पोलर टर्म्स। ये पोलर क्या होता है भाई, हमने तो बहुत कुछ बोला लेकिन पोलर नाम दिया, ये पोलर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर ये एक्सिस है, अगर हम एक्सिस बढ़ा दे तो देखिए रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हमें एक पॉइंट इंडिकेट करना है 1 1, क्या पॉइंट इंडिकेट करना 1 1, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा क्या 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया 1 1। क्लियर हुआ, हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1। अगर ये पॉइंट 1 1 हो गया तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं, उसी में से एक ऐसा तरीका हम अरेंज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोला जाएगा, पोलर फॉर्म। यानी पोलर तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है क्या। अब देखिए ये 1 है और ये 1 है, तो हम इनका डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस का मतलब क्या है, मॉड z। डिस्टेंस का मतलब क्या है, मॉड z, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस। रेडियस। अब अगर इस मॉड z की वैल्यू क्या आएगा, तो मॉड z क्या मिलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, √2। तो अगर हम √2 रेडियस लेकर, याद समझिएगा, √2 रेडियस लेकर एक आर्क लगाए, एक रेडियस मतलब पूरे सर्कल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम √2 रेडियस लेकर एंटी क्लॉकवाइज एक आर्क लगाए, यानी एक सर्कल बनाए, तो उसमें जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे, तो एंगल हमें पूरा नहीं बनाना है, केवल 45 डिग्री तक। तो पहला क्या कंडीशन है, पॉइंट ऑफ P 1 1, तो ये डिस्टेंस हो गया 1, ये डिस्टेंस 1 हो गया। हमने मॉडल z निकाल लिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दिस पॉइंट OP, तो हमें क्या मिल गया, OP इज इक्वल टू मॉड z √2 मिल गया। √2 रेडियस लेकर हम एक आर्क लगा रहे हैं, आर्क कितना लगाना है, केवल 45 डिग्री तक। कैसे आर्क लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाए √2 रेडियस लेकर, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब अगर हम OP को समझिएगा, ये है O, ये है P, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और ये कितना है, √2 डिस्टेंस। कितना है, √2 डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि अगर हम इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, डिस्टेंस वाले डिस्टेंस से एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो ये वाली लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा √2 cos 45, और ये वाली लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो √2 sin 45 होगा। ये चीज आपको समझ में आया। ये आपको कहां पढ़ना है, फिजिक्स में। कहां पढ़ना है, फिजिक्स में। एंगल को डिस्टेंस के फॉर्म में ब्रेक करना, यानी एंगल का यूज करके डिस्टेंस के फॉर्म में ब्रेक करना आपको फिजिक्स में पढ़ना, फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ना है। इंक्लाइन एंगल जब मिलता है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये अगर एंगल 45 है, ये पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का मतलब कैसा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो जो एंगल मिलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो 45 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, √2, ये एंगल है 45। तो जो एंगल के पास वाली साइड होती है वो cos में चेंज होता है, और जो एंगल से दूर वाली साइड होती है वो sin में चेंज होता है। तो √2 cos 45 और √2 sin 45 ये मिल जाएगा। क्या ये फिजिक्स का टॉपिक था, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। तो ये जो ये वाली कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, √2 cos 45, ये क्या हो जाएगा, √2 sin 45। अगर ये पॉइंट XY होता, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट क्या होता है, XY, तो ये कहलाता हमारा X और ये कहलाता हमारा Y। इसका मतलब है X की जगह आपका क्या आया है, √2 cos 45, एंड Y की जगह आपका क्या आया है, √2 sin 45, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू, अगर हम ये डिस्टेंस को r मान ले तो हो जाएगा r cos 45, और अगर इस एंगल को थीटा मान ले ये हो जाएगा r cos थीटा।
और ये हो जाएगा y = r sin थीटा। भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस डिस्टेंस जो था √2 अगर उसको हम r मान ले तो क्या मिल जाएगा r cos थीटा। और अगर हम इसको ये वाली कंडीशन ये हमने r मान लिया तो ये r cos थीटा और ये हमको क्या मिल जाएगा y = r sin थीटा। अगर इसको y मान ले तो पॉइंट हमारा xy हो गया, डिस्टेंस हमारा r हो गया ओरिजिन से p तक का, और एंगल हमारा कितना हो गया थीटा। तो x मिलेगा r cos थीटा और y मिलेगा r sin थीटा। तो अब देखिए x क्या मिलेगा √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 कट जाएगा तो y की वैल्यू 1। तो अगर हम x² + y² निकाले तो हमें क्या मिलेगा रूट में देखिए x² मतलब 1 + y² 1 और अगर इसको हम रूट में कर दें तो ये रूट में हो जाएगा और रूट में x² + y² रूट में 2 मिलेगा। रूट में x² + y² क्या होता है मॉड्यूलस z होता है। तो देख रहे हैं कि जो एंगल था 1 1 ये जो एंगल था 1 1 इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं r में एंड थीटा में। इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं r और थीटा में। अगर हम रिप्रेजेंट करें देखिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 आ गई है, x y को क्या मिल गया 1 1 मिल गया। तो उसको रिप्रेजेंट अगर हम r cos थीटा या r sin थीटा मतलब कुल मिलाकर के r और थीटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है, पोलर फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देंगे z क्या होता है x + iy। x की जगह क्या है r cos थीटा, y की जगह क्या है r sin थीटा। तो z r cos थीटा + i r sin थीटा। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें r कॉमन ले लीजिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा cos थीटा + i sin थीटा। ये तो ये हो गया हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से आप इसे नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए हमने क्या पढ़ा कि एक्सिस वाली केसेस में यहां पे कोई पॉइंट है P जो x और y वाली केसेस है तो ये हमारा हो गया x और ये हमारा क्या हो गया y और इससे ये वाली जो कंडीशन थी ये क्या था मॉडुलस z था या r। तो इस केसेस में हमने z x + i y का फॉर्म किया। लेकिन जब हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करें कि ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा r और तो इस पॉइंट का जो क्वाड्रेंट होगा यानी ये क्या मिलेगा ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा r cos थीटा और r sin थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा r cos थीटा + i r sin थीटा। तो अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, लेकिन ये आर्गन प्लेन में दिखाया गया है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है इसका, क्योंकि r और थीटा के फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम समझिएगा ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो r cos थीटा और r sin थीटा मिल गया, ये वाली कंडीशन मिल गई। हमें ये जो थीटा है समझिएगा जरा कॉन्सेप्चुअल है, ये जो थीटा है ये तो ये हमें इस थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे आर्गुमेंट। आर्गन प्लेन में ये जो एंगल बना है थीटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे आर्गुमेंट। तो आप बोलोगे सर ये थीटा की वैल्यू अगर हम ये चक्कर पूरा लगा के फिर से यहां आएंगे मतलब 2π + थीटा करेंगे तो भी यही मिलेगा। एक बार और चक्कर लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, 4π + थीटा लगाएंगे तो भी हम यही चीज आएंगे, 6π + थीटा लगाएंगे तो भी हम यही आएंगे। यानी आप देख रहे हैं जो आर्गुमेंट है यानी जो थीटा है इसकी अलग अलग बहुत सारी वैल्यू है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने जनरल वैल्यू की, किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने जनरल वैल्यू की। तो
बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, यानी जनरल वैल्यू मिलेगी। तो हम किसको रखेंगे भाई? इतनी सारी वैल्यू मिल रही है तो थीटा की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे? आर तो ठीक है, आर तो हमको समझ में आ गया कि आर ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बहुत सारा आ रहा है, तो थीटा को फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपको थीटा फिक्स करके देना होगा। यानी थीटा की वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच की होनी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थीटा का रेंज क्या है? माइनस पाई टू पाई। थीटा का रेंज क्या है? माइनस पाई टू पाई है, यानी थीटा की वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच की ही होनी चाहिए। अगर इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यहाँ पर तो ठीक है, माइनस थीटा प्लस थीटा समझ में आ रहा है, ये माइनस पाई प्लस पाई। अरे भाई साहब ये देखिए, ये है 0, जब हम ये रोटेशन किए तो ये हो गया पाई, और अगर हम ये रोटेशन किए तो ये हो गया माइनस पाई। क्लियर हुआ? कोई ना कैसा पाई और इधर घूम गया तो माइनस पाई, ना 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 ना, ये है पाई। और जब ये कैसे रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पाई मिल गया। और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस पाई। क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि जो आर्गन प्लेन में जो थीटा है, जिसको हम आर्गुमेंट बोल रहे हैं, ये आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए। जनरल आर्गुमेंट नहीं लेना है भाई साहब आपको। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कहां से कहां तक? माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। ये ना कि माइनस पाई से ज्यादा प्लस पाई से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच के ही आर्गुमेंट को हम लोग लेंगे। तो अब ये दिमाग में आपके आएगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तब भी ठीक है, लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तब क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन पे आर्गुमेंट क्या मिलता है। चलो इसे जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये कैसे अरेंज हो रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया कंडीशन, यहाँ पे टर्म्स मिल गया, ये हो गया r, ये हो गया थीटा, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझिएगा सारी कहानी यही आपको समझ में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए ये हो गया हमारा एक्सिस, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉइंट यहां पे है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा r, ये वाला कंडीशन हमारा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, ये एंगल हमको मिल जाएगा। क्योंकि हमें पॉजिटिव वाली केसेस में ये पूरा एंगल चाहिए, तो ये होगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या? थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, कितना एंगल है, ये कैसे पता करेंगे? तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या है? r cos थीटा, और ये क्या है? r sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा, तो आप यहाँ पर अगर कोई p पॉइंट हो तो माइनस r cos थीटा और r sin थीटा लिख सकते थे। और यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा तो ये मिलेगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, और ये p पॉइंट होगा तो r cos थीटा और r sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जैसे ये x और ये y था तो z इक्वल टू x प्लस i y था ना, अगर ये x और ये y तो सेम ऐसे ही r cos थीटा r sin थीटा तो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसमें r cos थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि ये रियल वैल्यू, रियल एक्सिस है, लेकिन ये पॉजिटिव रियल, ये नेगेटिव रियल। तो माइनस r cos थीटा ये इमेजिनरी है लेकिन पॉजिटिव, तो प्लस r sin थीटा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो माइनस r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये इस टाइप का होगा। अब ये जो थीटा है, कुल कहानी इसी की है थीटा की। बताया तो थीटा कहां से कहां तक रहना चाहिए? माइनस पाई से पाई तक रहना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा निकाल देंगे, r निकालना बहुत सिंपल है, कुल मिलाकर के रख देंगे, आंसर आएगा। कितना आसान है।
आर और थीटा जहां आपने निकाला आंसर आपका आ गया। आर सिंपल है, इनके बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट में हमें आर मिल जाएगा। थीटा थीटा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर्गुमेंट प्लेन में इसको आर्गुमेंट बोला जा रहा है। फिर थीटा क्या होगा, एक्चुअली थीटा ये होगा, इसमें थीटा ये होगा और इसमें थीटा ये था। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थीटा समझिए। हम इस वैल्यू को मान ले रहे हैं 5, क्या मान ले रहे हैं 5, ये है 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा मान लो सर, हर कंडीशन में इसको हम क्या मानेंगे ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है 5 ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाली कोशिश करो। अगर ये 5 है तो अगर हम tan 5 की वैल्यू निकालें, इसका tan 5 देखिए क्या आएगा, tan 5 इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। हमें मिलेगा क्या, इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अब किसी के दिमाग में ये ना आए कि सर इमेजिनरी z और रियल z ये कहां से नया आ गया। अरे भाई साहब, अगर x प्लस आई वाई है, अगर x प्लस आई वाई है तो y को बोलते हैं इमेजिनरी z और x को बोलते हैं रियल z। क्लियर हो गया, तो इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ये चीज दिमाग में क्लियर होगा कि इमेजिनरी z अपॉन रियल z आएगा, किसकी वैल्यू थीटा की। और अगर ये 5 की वैल्यू ये क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अगर हमें थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू क्या, ये टोटल कितना होगा पाई, अरे 180 होगा कि नहीं होगा, ये 0 ये पाई है ना, और पाई में से जब 5 को माइनस करके हमको थीटा मिल जाएगा, तो थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस, सॉरी हां थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस क्या 5। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही थीटा था, यही पाई था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू 5 क्या है, सेम चीज जो हमारी चीज, ये दिमाग में क्लियर हुआ नहीं हुआ कि जो थीटा आपको चाहिए था, कोई बोलेगा सर हम क्यों ये रख रहे हैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकालोगे कहां से भाई मिले, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा निकालने के लिए दे रहा है कि ये पाई है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा पाई माइनस 5। देखो ना पाई ये पूरा है, इसमें से अगर पाई माइनस कर देंगे तो हमको ये थीटा मिल नहीं जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या थीटा, पाई माइनस 5 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इक्वल टू पाई माइनस 5। तो जब भी कभी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होना चाहिए। ये तो सिंपल है, हम पहचानते हैं। तो ये था सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, ये नोट कर लेना, ठीक है, इसको रीच कर लेना। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, समझना थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का होगा, यहां पे जी पहले ये जाएगा फिर ये होगा। अब ये हुआ हमारा थीटा, ये हो गया हमारा क्या थीटा, ये हो जाएगा हमारा आर, ये वाली वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो माइनस आर कॉस थीटा और माइनस आर साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो z कुछ इस टाइप का मिलेगा, माइनस आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, दोनों निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये आ रही है थीटा, अभी हम लोग पढ़ेंगे थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच रखे, तो यहाँ पर देना पाई प्लस हो रहा है, भाई 0 ये पाई से ज्यादा हो जा रहा है, हमें रखना है पाई से कम, तो इसका मतलब हम इधर से अरेंजमेंट आकर के इधर से कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बस हमने ऐसे भाई माइनस पाई तो है और माइनस पाई का मतलब क्या हुआ है, ये वाला केस, तो हम ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं, इधर से अरेंजमेंट नहीं करते। अगर इधर से अरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इसको हटा देते हैं ना, ये समझ जाएगा, इधर से अरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई से ज्यादा चला जाएगा, तो इधर से ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा,
होगा कि नहीं? अगर इधर से अज्यूम करें तो माइनस थीटा आएगा ना। अब हम इसको मान ले रहे हैं फाई। हमने बोला था फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये फाई है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? तो थीटा इज इक्वल टू माइनस, अगर ये टोटल रिजल्ट कितना होता है पाई, उसमें से क्या माइनस करते हैं फाई। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस विदिन अ ब्रैकेट पाई माइनस फाई। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये पूरा का पूरा होगा पाई, ये क्या है फाई। अगर हम पाई में से फाई माइनस कर दे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा और यही हमारा थीटा कहलाएगा। लेकिन चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। समझ में आया? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू माइनस विदिन अ ब्रैकेट पाई माइनस फाई। तो जब हम कभी थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई दोनों इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई। अभी देख लो अब कौन सा पाई कैसे लगेगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस विदिन अ ब्रैकेट पाई माइनस पाई, माइनस विदिन अ ब्रैकेट पाई माइनस पाई हो गया। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो ये यूज कर देना, ये नोट करना इसका था, ठीक है। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो क्या मिलेगा? देखो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे पॉइंट हो गया, ये कंडीशन हो गई, यहां पे ये एंगल मिलेगा। चूंकि तो हमको मिलना चाहिए था ये हो जाएगा थीटा। अगर हम पॉजिटिव मेजरमेंट करेंगे और पॉजिटिव मेजरमेंट में चूंकि हमें लेना क्या है माइनस पाई टू पाई, ये पाई से ग्रेटर हो गया तो हम इसको ले नहीं सकते। तो मेजरमेंट इधर से तो होगा ही नहीं, दिमाग से तो निकाल दो, इधर से मेजरमेंट होगा, इधर से मेजरमेंट नहीं होगा, मेजरमेंट होगा इधर से, और इधर से मेजरमेंट होने का मतलब क्या मिलेगा? माइनस। तो ये है थीटा, ये क्या है? थीटा। थीटा नेगेटिव है और यही हमारा फाई भी है, इसी को हम लोग क्या मान ले फाई। तो फाई क्या होगा? पॉजिटिव, थीटा क्या होगा? नेगेटिव। बोलो सब फाई पॉजिटिव थीटा नेगेटिव कैसे समझ में नहीं आया? अरे भाई साहब बोल दिया था मैंने पहले ही कि फाई को मॉडुलस पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो फाई पॉजिटिव हो गया, थीटा नेगेटिव हो गया। तो थीटा नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? समझना ये था इस वाले कंडीशन में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस फाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थीटा इज इक्वल टू फाई, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस टू द स्क्वायर पाई माइनस फाई, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस फाई। यानी ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई, फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल है। तो चार कंडीशन हमको मिल गया। हमें कितने कंडीशन मिल गए? 4 कंडीशन। पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू फाई, थीटा और फाई दोनों इक्वल होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पाई माइनस, थीटा की वैल्यू पाई माइनस फाई। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस विदिन ब्रैकेट पाई माइनस फाई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होगा, माइनस अंदर देख दो चलो, ये हो जाएगा पाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पाई माइनस फाई माइनस फाई, ये पाई फाई में कन्वर्ट हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई माइनस फाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई। ये तो सिंपल है। तो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट। अगर आप आर्गुमेंट मतलब थीटा निकालना सीख गए और आर निकालना सीख गए तो आपने क्या सीख गया? पोलर फॉर्म आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा, यही तो है पोलर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स